Hello everyone, myself Rahul Vyas from PS Center. फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर चट्टान है क्या, रॉक्स हम किन्हें कहते हैं, आखिर चट्टानों के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी जो है संबंधित जो चर्चा है आज हम इसी टॉपिक में करने वाले हैं। सबसे पहले हम जब इस वीडियो को स्टार्ट करें, आखिर चट्टान है क्या, आपके माइंड में एक प्रश्न होना चाहिए कि आखिर हम चट्टान कहें किसे। अगर हम चट्टान की डेफिनेशन की बात करें कि हम चट्टान आखिर किसे कहेंगे, तो पृथ्वी की जो क्रस्ट है, ऊपर पट्टी पर पाई जाने वाली समस्त पदार्थ, ठीक है, जितने भी पदार्थ हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी की क्रस्ट पर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, समस्त पदार्थ, वे सभी पदार्थ जो या तो मुलायम हो सकते हैं या फिर कठोर हो सकते हैं। यानी कि हम पृथ्वी की क्रस्ट पर पाए जाने वाले उन सभी पदार्थों को जो मुलायम भी हो सकते हैं या कठोर अवस्था में भी हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? चट्टान कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें मुलायम चट्टान की, तो यहाँ पर हम मिट्टी को भी एक चट्टान के रूप में ही कहते हैं, वह मुलायम होती है। अगर हम कठोर चट्टान की बात करें तो जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो पत्थर के रूप होते हैं कठोर होते हैं, ठोस पिंड के रूप में जो है उसके कण अवस्थित होते हैं, बड़े बड़े चट्टानें मौजूद होती, तो वो कठोर प्रकार की चट्टान होती है। तो हम यहाँ पर जो चट्टान की एग्जाम्पल है, जैसे कि पत्थर हो गया या फिर बालू या मिट्टी, तो बालू और मिट्टी की अगर हम बात करें तो वो चट्टान किस प्रकार से होती है, क्योंकि चट्टानों के टूटने की वजह से ही उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो मिट्टी और बालू प्रकार के जो कण होते हैं वह सभी क्या है, एक चट्टान का ही रूप होते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मुलायम भी होंगे और कठोर भी हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। अब यहां पर चट्टान के अलावा हमारे पृथ्वी पर चट्टानों में खनिजों की भी मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, तो हम खनिज यानी कि मिनरल्स को हम चट्टानों के साथ इंक्लूड नहीं कर सकते। हम चट्टान को खनिज नहीं कह सकते, खनिज को चट्टान नहीं कह सकते। ठीक है, चट्टानों में ही जो है क्या होता है कि खनिजों का पाए जाना, उनकी उपस्थिति होती है, खनिजों के ही मिश्रण से चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए चट्टान को खनिज से अलग रखा जाता है। पर क्रस्ट की बात करें अगर हम पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जो है खनिज जो है हमें चट्टानों में मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें चट्टानों में खनिजों की उपस्थिति की, तो बहुत सारी जो अधिकांश जो चट्टानें होती हैं उसमें जो खनिज पाए जाते हैं वो एक से अधिक यानी बहुत सारे जो है खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि जो ग्रेनाइट चट्टान है, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान में आपको फेल्सपार, स्फटिक यानी कि स्फटिक होता है, क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज प्रकार का खनिज भी मौजूद होता है। इसी प्रकार से ग्रेनाइट में आपको फेल्सपार और स्फटिक जो होता है, ठीक है, इसके अलावा अभ्रक भी जो है यहाँ पर हमें ग्रेनाइट चट्टान में मौजूद मिलता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो चट्टान होती है उसमें क्या होता है, खनिजों का मिश्रण होता है, और बहुत सारी जो अधिकांश चट्टानें हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं उसमें एक से ज्यादा जो है खनिज उसमें मौजूद होते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट में फेल्सपार हो गया, स्फटिक हो गया, है ना, ठीक है, क्वार्ट्ज जिसे हम कहते हैं स्फटिक को, इसके बाद अभ्रक हो गया। तो ये बहुत सारे जो खनिज है वह एक ही जो है चट्टान में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी चट्टान की बात करें तो उसमें एक ही चट्टान में एक ही जो है खनिज भी मौजूद हो सकता है। जैसे कि अगर हम संगमरमर चट्टान की बात करें, तो संगमरमर चट्टान में सिर्फ ओनली कैल्साइट ही जो है वहां पर हमें मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही प्रकार के चट्टान भी हो सकती है जिसमें एक ही प्रकार के खनिज भी मौजूद हो, और इसी प्रकार से एक ही चट्टान में बहुत सारे खनिजों की उपस्थिति भी पाई जा सकती है। इसलिए आप कभी भी चट्टान को खनिज से जो है कनेक्ट मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग चीजें, परंतु खनिजों के मिश्रण से ही मिलकर क्या होता है, चट्टानों का उसमें निर्माण भी होता है, उसकी उपस्थिति भी उसमें पाई जाती है। जो कि क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पर जैसे जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसी समय हमारे चट्टान और जो खनिज होते हैं वह क्या होते हैं, एक मिश्रित अवस्था में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। दोनों का जो निर्माण है चट्टान और खनिज का, वह दोनों का निर्माण एक साथ ही हमारी पृथ्वी पर हुआ था। इसलिए चट्टान और खनिज एक मिश्रित तत्व के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चट्टानों का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो उससे हम क्या निकालते हैं, खनिज को उत्पादित करते हैं, उनसे हम खनिजों को निकालते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे
भूपर पट्टी की बात करें अगर हम क्रस्ट की, तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जो तत्व मौजूद हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो क्रस्ट है, भूपर पट्टी है, धरातल की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे तत्वों की उपस्थिति है। ये तत्व कितने हैं, तो भूपर पट्टी पर 110 है। अब बहुत सारे तत्वों की यहाँ पर उपस्थिति होने के बावजूद भी प्रमुखतः हम जब बात करें कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है भूपर पट्टी के निर्माण में सिर्फ कुछ ही महत्वपूर्ण जो प्रमुख जो चट्टानकारी निर्माणकारी जो तत्व हैं वही यहाँ पर जो है इसमें योगदान देते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रमुख तत्वों की अगर हम बात करें तो सिर्फ 98% जो भाग है भूपर पट्टी का, उसमें 8 प्रमुख तत्व ही जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, जबकि 2% जो बच जाता है भूपर पट्टी के निर्माण में तत्वों का योगदान, वह उसमें कुछ ही अन्य प्रकार के तत्व आते हैं, जबकि 98% में 8 प्रकार के ही प्रमुख तत्व मौजूद हैं। ये 8 प्रमुख तत्व जो चट्टान निर्माणकारी होते हैं, इन्हीं से जो हमारे क्रस्ट में इसका योगदान होता है। इस 8 प्रमुख तत्वों से मिलकर ही हमारे क्रस्ट में मिलता है। ठीक है, ये 8 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो है भूपर पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है हमारी क्रस्ट पर, तो 47% है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारी क्रस्ट में तत्व का जो योगदान है उसका है सिलिकॉन का, ये कितना है, तो 28% क्रस्ट के निर्माण में सहायक होता है। इसके बाद एल्यूमिनियम का जो परसेंटेज है वो क्रस्ट में 8% है। इसके बाद लोहा जो है वह 5% पाया जाता है, क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम भूपर पट्टी की। इसके बाद कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फिर इसके बाद मैग्नीशियम। तो ये 8 प्रकार के जो मुख्य मुख्य जो तत्व हैं, ठीक है, यही क्या करते हैं हमारी पृथ्वी की क्रस्ट भूपर पट्टी जो है उसका निर्माण में यह सहायता करते हैं। अगर हम बात करें पूरी ओवरऑल पृथ्वी के निर्माण की, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है तत्व कौन सी मात्रा में पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। ठीक है, यही याद रखिएगा। लोहा कितना परसेंट पाया जाता है, तो 35% यहाँ पर लोहा पूरी पृथ्वी पर पाया जाता है। इसी के बाद सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है, तो 30% होती है। ठीक है, यह याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां पर है तत्वों में सम्मिलित, तो क्रस्ट में। ठीक है, 47% वो क्रस्ट की बात कर रहे हैं भूपर पट्टी की, जबकि हम ओवर पृथ्वी के निर्माण की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा क्या है पृथ्वी में, तो लोहा की मात्रा ज्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन का नंबर आता है। अब यहाँ पर अगर हमने सिर्फ पृथ्वी के क्रस्ट पर जो तत्वों की बात करी, तो यहाँ पर हम खनिजों की भी बात कर लेते हैं कि आखिर जो पृथ्वी के क्रस्ट पर भूपर पट्टी में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। लगभग 200 से भी जो है ज्यादा यहाँ पर हमारे क्रस्ट पर बहुत सारे खनिज जो है मौजूद हैं, परंतु इसमें से भी बहुत ही कम जो है इस प्रकार के खनिज होते हैं जो चट्टान के निर्माण में सहायक होते हैं, या फिर हम कहें कि इनके जो है इसमें मौजूद होते हैं, जो प्रमुखतः हमारे चट्टान के निर्माण में सहयोग देते हैं। अब इसमें भी हम जो पूरे ओवरऑल खनिज की बात करें, मिनरल्स की बात करें, तो इसमें से 6 ही प्रमुख जो है हमारी चट्टान के निर्माण में, या हम कहें कि क्रस्ट में ज्यादा जो है प्रधानता रखते हैं। ये कौन कौन से प्रमुख जो है खनिज है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रमुख जो खनिज है वह कौन कौन से हैं, 6 ही खनिज इस प्रकार के हैं जो हमारे पृथ्वी पर चट्टान के निर्माण में, क्रस्ट के निर्माण में सहयोग करते हैं। ये खनिज हैं फेल्सपार। ठीक है, फेल्सपार इस प्रकार का होता है। यह क्या है, प्रमुख खनिज है जो हमारे चट्टान के निर्माण में सहयोग करता है। इसके बाद है स्फटिक। ठीक है, यह क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज भी इसे कहते हैं, और क्वार्ट्ज थोड़ा सा क्रिस्टल प्रकार का होता है, जिनका निर्माण जिनका यूज जो है हम आभूषणों के निर्माण में भी करते हैं। ठीक है, कांच के जैसा ये थोड़ा दिखाई देता है क्वार्ट्ज। और इसके बाद है खनिज नेक्स्ट प्रमुख जो है वो अभ्रक। ठीक है, इसके बाद पायरोक्सिस। ठीक है, पायरोक्सिस जो है इस प्रकार का खनिज भी होता है, और एम्फीबोल्स तथा ओलिविन। ठीक है, ओलिविन जो खनिज है वह उसका यूज हम आभूषणों में भी करते हैं। तो ये जो 6 प्रमुख जो है खनिज है, इसका यहाँ पर हम बात करें कि जो भूपर पट्टी है हमारी क्रस्ट, उसके निर्माण में यहाँ पर ज्यादातर जो है इन्हीं जो है खनिजों की यहाँ पर प्रधानता होती है, यही जो है ज्यादा योगदान देते हैं। अब हम चलते हैं हमारे चट्टानों के वाले जो टॉपिक हैं, इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि आखिर जो चट्टान बनती है, आखिर चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चट्टानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर हम पुराने समय की बात करें, जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो हमारी पृथ्वी क्या थी, एक गर्म अवस्था में थी, एक तरल अवस्था में मौजूद थी। पृथ्वी जब गर्म थी
तो समय समय पर जब पृथ्वी जो है हमारी ठंडी होने लगी, उस पर जो है विभिन्न क्रियाएं जो है होने लगी, वातावरण का इफेक्ट होने लगा, तो हमारी जो पृथ्वी है वह क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। ठंडी होने की वजह से पृथ्वी पर क्या होने लगा, क्रस्ट का निर्माण होने लगा, ठोस प्रकार में जो है वह क्या हो जाने लगे, जमने लगी। जो पृथ्वी की ऊपरी धरातल थी, जो एक तरल अवस्था में थी, ठंडे होने की वजह से क्या हो गई, वह एक क्रस्ट या फिर हम कहें कि एक ठोस रूप में वह उसकी उत्पत्ति होने लग गई। तो यहां पर जब स्टार्टिंग में इस प्रकार की जो क्रियाएं हमारे पृथ्वी पर हुई, तो सबसे पहले इस प्रकार की क्रिया से एक प्रकार की चट्टान बनी है, वह रही आग्नेय चट्टान। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर आग्नेय चट्टान का ही जो है प्रादुर्भाव हुआ, उसका ही यहाँ पर हमारे निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आग्नेय चट्टान का निर्माण हमारे यहाँ पृथ्वी पर हो गया। जब आग्नेय चट्टान का निर्माण हमारे पृथ्वी पर हो गई, तो बहुत समय कालांतर में हमारी पृथ्वी पर वातावरण का इफेक्ट जो है पड़ने लगा, और उसमें हमारी पृथ्वी पर जैसे कि नदियां होती है, ठीक है, नदियां हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, भूमिगत जल हो गया, हिमनद हो गए, इस प्रकार की जो सागरी तरंगे हैं, तो ये आदि जो सभी विभिन्न क्रियाएं हैं हमारी पृथ्वी पर काफी समय से होती चली आ रही थी। तो जो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर आग्नेय चट्टान का निर्माण हो चुका था, उसमें इन सभी कारकों ने, जैसे कि नदियां और भूमिगत जल हो गए, सागरी तरंग हो गई, ठीक है, हिमनद हो गए, तो ये सभी जो कारक रहे थे पृथ्वी के उस समय, इन्होंने क्या किया, इस प्रकार की जो चट्टान थी, आग्नेय प्रकार की चट्टान, इस पर क्या किया, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया की। इस अपक्षय की क्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो आग्नेय चट्टान थी उसका क्षरण हुआ, उनका जो है टूटने वो लग गई। जब आग्नेय चट्टानें कुछ भागों में टूट गई, तो इस प्रकार की जो चट्टानें टूटने के बाद नदियां इत्यादि जो कारक थे, इन्होंने क्या कर दिया कि उसका अपरदन कर दिया, उस टूटे हुए चट्टान के भूभाग को, चट्टान के अवशेष को क्या कर दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह जो है बहा कर ले गई। जब वह इस प्रकार से क्रिया करती है, तो यहाँ पर नदियां इत्यादि जो ये कारक हैं, ये क्या करते हैं कि अवसाद को एक जगह इकट्ठा करने लग जाते हैं। जब इन टूटे हुए भाग को, जिन्हें हम अवसाद कहते हैं, अवसाद को जब ये एक जगह जमा कर देते हैं, तो वहां पर बहुत समय के पश्चात एक क्रस्ट का निर्माण हो जाता है, एक चट्टान का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान। तो सबसे पहले फर्स्ट पोल हमारी पृथ्वी के ठंडे होने पर निर्माण हुआ आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान के टूटने, बिखरने और उसके नदियों के द्वारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप अवसादों के एक किसी भी स्थान पर जमा करने की वजह से वहां पर क्या हो गया, उसका निर्माण हो गया अवसादी चट्टान का। जब अवसादी चट्टानों का निर्माण हो गया, तो इसके पश्चात कालांतर में और भी जो है क्रियाएं होने लगी पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी पर, जैसे कि वातावरण में ताप एवं दाब। ताप एवं दाब की जो क्रिया है, इन सभी ने क्या होने लग गया, इन चट्टानों पर, जो आग्नेय चट्टानें यहाँ पर निर्मित हो चुकी थी, अवसादी चट्टानें हमारे पृथ्वी पर निर्मित हो चुकी थी, तो इन सभी पर क्या होने लग गया, ताप एवं दाब का प्रभाव होने लग गया। जब तापमान और दबाव यानी कि प्रेशर का जब इन चट्टानों पर इफेक्ट होने लगा, तो इनके रंग, स्वरूप, संरचना इत्यादि बनावट जो है, इस सभी में जो है क्या होने लग गया, परिवर्तन होने लगा। जब आग्नेय चट्टानें किसी जगह पे मौजूद थी, तो उस पर टेम्परेचर और दाब का जब उन पर इफेक्ट हुआ, अवसादी चट्टानों पर भी इफेक्ट हुआ, तो वह क्या होने लगी, उसमें कुछ चेंजेस होने लगे और वह चट्टानें क्या होने लगी, परिवर्तित होने लगी। इसी चट्टानों के परिवर्तन के स्वरूप नई प्रकार की चट्टानें जो है वह बन गई। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ इस प्रकार से इन अलग अलग चट्टानों का निर्माण हमारे पृथ्वी पर हुआ। अलग अलग जो क्रियाएं थी हमारे पृथ्वी पर जब घटित हुई, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, फिर अवसादी का निर्माण हुआ, और फिर आग्नेय और अवसादी चट्टानें टेम्परेचर और दबाव की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर क्या होने लग गया, वह परिवर्तित होने लगी, उनके रंग रूप में जो है परिवर्तन आने लग गया, और वह क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। तो इससे क्या हुआ कि रूपांतरित चट्टानें, जो एक नई प्रकार की चट्टानें थी, वह उनका यहाँ पर निर्माण हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसी जो थ्योरी को, जो मैंने आपको बताई है, इसी थ्योरी को हम मैप में समझेंगे। इस चित्र में, इस डायग्राम में आप देख पाएंगे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पृथ्वी पर एक तरल अवस्था मौजूद थी, जिसे हम कह सकते हैं कि मैग्मा। ठीक है, मैग्मा की कंडीशन में जब हमारी पृथ्वी थी, तो एक गर्म तप्त आग का गोला थी, तरल अवस्था में मौजूद थी। जब इस पर बहुत सारी क्रियाएं हुई, या जब हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगी, शीतलन के प्रभाव के फलस्वरूप यह क्या होने लगी, एक ठोस पिंड रूप में जमने लग गई, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि एक आग्नेय शिला, आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। इसके बाद जब हमारी पृथ्वी पर
पूरी पृथ्वी पर एक आग्नेय शेल का निर्माण हो चुका था, ठीक है, जमने के फलस्वरूप। तो आग्नेय जो चट्टाने हुई वह क्या होने लगी, उस पर विभिन्न क्रियाएं हुई, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो विभिन्न क्रियाओं में क्या हुआ, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया हुई, यानी कि चट्टानों का टूटना और चट्टानों को नदियों के द्वारा ले जाना, अपर्दन, इस प्रकार की जब क्रिया हुई तो यहाँ पर जब वह अवसाद को जमा करती है, शीली भवन का मतलब होता है निक्षेपण करना, निक्षेपण का मतलब अवसाद को किसी एक स्थान पर जमा कर देना। तो जब अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की जब क्रिया नदियों, सागरी तरंग इत्यादि के माध्यम से जब की जाने लगी हमारी पृथ्वी पर, तो वहां पर एक जगह जमा करने की वजह से किसी भी स्थान पर क्या होने लग गया, अवसादी शेलों का निर्माण होने लग गया। इसी प्रकार से जब अवसादी शेलें पर टेम्परेचर और दबाव का जब असर होने लगा, इफेक्ट होने लगा, तो इन जो चट्टानों का क्या हो गया, कायांतर, काया का जो है रूपांतरण हो गया। तो यहां पर हमारे सामने आई कायांतरित शेलें। अब यहां पर क्या होता है कि जब कायांतरित शेलें, इस पर पृथ्वी की जो क्रिया है, जैसे कि मैग्मा हो गया या टेम्परेचर हो गया, जब कायांतरित शेलें, रूपांतरित चट्टानें ज्यादा जो है पृथ्वी के टेम्परेचर की वजह से अगर गल जाती हैं, तो इस कायांतरित शेल जो होती है वह क्या हो जाती है, वापस गल कर क्या हो जाती है, फिर आग्नेय चट्टान में वापस कन्वर्ट हो जाती। इस प्रकार से ये पूरा जो शेल चक्र है चट्टानों की उत्पत्ति से संबंधित, तो यह एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक चट्टान से दूसरे चट्टान में, या तो वह आग्नेय चट्टान से डायरेक्ट कायांतरित चट्टान में भी कन्वर्ट हो सकती है, आग्नेय से अवसादी में भी हो सकती है, अवसादी से डायरेक्ट वह क्या हो जाती है, फिर अपक्षय, अपर्दन की क्रिया भी हो सकती है, फिर वह गल भी सकती है और वापस मेग्मा के रूप में भी वह कन्वर्ट हो सकती है। तो ये पूरी चक्र जो है हमारी पृथ्वी पर निरंतर अलग अलग समय पर होता रहता है। चट्टानों पर पृथ्वी की जो क्रियाएं हैं उसकी वजह से ये चट्टानें एक दूसरे में रूपांतरित होती रहती। अगर हम पृथ्वी के भूपटल पर, अगर क्रस्ट पर बात करें इन चट्टानों के योगदान की, तो पूरी पृथ्वी पर 75% ही जो है यहाँ पर परतदार चट्टानें मौजूद है। परतदार चट्टानों का मतलब अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों का जो परसेंटेज है हमारी भूपटल के योगदान में वह कितना है, 75%। यानी पूरी अगर हम भूपट्टी की बात करें तो उसमें जितनी भी चट्टानें हैं उसमें 75% चट्टानें किस प्रकार की है, तो अवसादी प्रकार की है, परतदार चट्टानें मौजूद है। इसके बाद 25% जो चट्टानें बच जाती हैं वह किस प्रकार की है, हमारे भूपट्टी पर, क्रस्ट पर, आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। अगर हम बात करें घनत्व की दृष्टि से, ठीक है, तो घनत्व की दृष्टि से यहां पर क्या होता है कि 95% आग्नेय चट्टानों का योगदान है भूपट्टी पर, क्रस्ट पर, घनत्व की दृष्टि से, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, यह मौजूदगी के आधार पर है, ठीक है, हमारे पृथ्वी पर मौजूदगी के आधार पर है कि 75% जो है हमारी पृथ्वी पर, संपूर्ण अर्थ पर क्या है, 75% चट्टानें मौजूद है, ठीक है। परंतु जब हम घनत्व की दृष्टि से बात करें, यानी कि ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से, तो क्रस्ट के निर्माण में 95% योगदान किसका होता है, आग्नेय शेलों का होता है। जबकि जो 5% योगदान जो है वो अन्य, यहाँ पर 5% अन्य जो इस प्रकार की चट्टानें होती हैं, या तो वह अवसादी भी हो सकती हैं या फिर रूपांतरित चट्टानें भी हो सकती हैं। तो घनत्व की दृष्टि से यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर अलग चट्टानों का क्रम होता है और भूपट्टी पर यहाँ पर अलग क्रम होता है, ठीक है। ये दोनों आप डिफरेंस याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। जब हम चट्टानों की उत्पत्ति को देख चुके हैं, तो अब चट्टानों के टाइप्स को हम यहाँ पर देखेंगे, अगर चट्टानें जो है वह कितने प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें, ठीक है, उत्पत्ति यानी कि निर्माण के आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर, ठीक है, ओरिजिन के आधार पर अगर हम बोलें, तो उत्पत्ति के आधार पर जो चट्टानें हैं हमारे पृथ्वी पर वो कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की चट्टानें। एक होती हैं आग्नेय चट्टानें जो सर्वप्रथम निर्माण होती हैं, जिसका मैंने आपको बताया विवरण। उसके बाद सेकंड प्रकार की होती हैं अवसादी चट्टानें। थर्ड प्रकार की चट्टानें जो है वह रूपांतरित चट्टानें हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है। ये 3 ही प्रकार की चट्टानें हमारे संपूर्ण अर्थ पर पाई जाती हैं। ओरिजिन के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा है। अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आग्नेय चट्टान की, तो आग्नेय चट्टान जो होती है, आग्नेय चट्टान क्या होती है कि सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है। जब पृथ्वी ठंडी होती है तो सबसे पहले जो है कौन सी चट्टान बनती है, तो आग्नेय चट्टान ही बनती है। जैसे कि आग्नेय चट्टान को हम प्रारंभिक चट्टान कहते हैं अथवा मूल चट्टान कहते हैं। अब इसे प्रारंभिक चट्टान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है सर्वप्रथम हमारी पृथ्वी पर हुआ है। और मूल चट्टान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के बाद जो है अवसादी चट्टानें बनती हैं और अवसादी चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान में वह कन्वर्ट होती है। अब इस जो चट्टान की अगर हम बात करें निर्माण की,
तो मैंने आपको बताया कि इन चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है वह लावा या मैग्मा के ठंडे होने से हुई। जब हमारी पृथ्वी स्टार्टिंग में एक प्रकार से मैग्मा से निर्मित थी, या फिर हम कहें कि जब तरल अवस्था में थी, तो वह ठंडी होने के बाद आग्नेय चट्टानें जम गई, ठीक है, आग्नेय चट्टानें बन गई। परंतु यहाँ पर आज भी हम अगर वर्तमान कंडीशन में बात करें तो आज भी आग्नेय चट्टानों का निर्माण इसी प्रकार से मैग्मा के ठंडे होने से होता है। कैसे? जब हमारे पृथ्वी पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से धरातल पर मैग्मा, ठीक है, मैग्मा क्या है? एक अति तप्त गर्म जो है पदार्थ है जो हमारी पृथ्वी के धरातल भाग में मौजूद है। वह जब मैग्मा हमारी पृथ्वी के धरातल पर आता है तो वह क्या हो जाता है? पृथ्वी के वातावरण की वजह से वह क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के फलस्वरूप वह हमारी पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जम जाता है, और मैग्मा के ठंडे होने की इसी क्रिया के फलस्वरूप हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो जाता है। इसलिए मैग्मा के ठंडे होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान नाम दिया जाता है। आग्नेय चट्टान के उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो ग्रेनाइट होता है, फेल्सपार होता है, तो यह सभी क्या है? एक प्रकार की आग्नेय ही चट्टान है। अगर हम बात करें अब आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं की कि आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस आग्नेय चट्टान की क्या है, तो इसके बारे में जब हम बात करें तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वह इस प्रकार है कि आग्नेय चट्टानें पिघले हुए गर्म पदार्थ से बनती हैं, ठीक है, जो मैग्मा हम कहते हैं उससे बनती है। इसलिए ये क्या होती हैं? अत्यधिक कठोर होती हैं और ठोस होती हैं। पहली विशेषता तो यह होती है। जो आग्नेय चट्टानें हैं इसमें यह रवेदार होती हैं। रवे का मतलब होता है क्रिस्टल्स, ठीक है, जो बड़े बड़े जो क्रिस्टल्स हमें चट्टानों में मौजूद होते हैं जिससे उनकी सुंदरता जो है निखर के आ जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रवे, ठीक है। तो ये चट्टानें किस प्रकार की होती हैं? आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं। और रवों की जो संख्या होती है और आकार, ठीक है, इस आग्नेय चट्टानों में निश्चित नहीं होता है, ठीक है, रवे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और आकार इसका कुछ भी हो सकता है। सामान्यतः जो अंतर्वेदी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें, उसमें बड़े रवों वाली ये होती है। और बाहरी जो चट्टान है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे रवे पाए जाते हैं। तो अलग अलग जो है रवों की यहाँ पर स्थिति होती है चट्टानों में। अब ये क्यों होती है, ये अभी हम अभी डिस्कस करेंगे। इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टानें हैं उसमें परतें नहीं पाई जाती, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई थी तो यहाँ पर जो पूरा एक ही पदार्थ मौजूद था मैग्मा, ठीक है, उसके जमने से क्या होता है यहाँ पर कि इसमें किसी भी प्रकार की जो परतें हैं, लेयर्स हैं, वह नहीं क्रिएट नहीं हो पाते, उनका निर्माण नहीं हो पाता। लेकिन एक चट्टान जो है आग्नेय चट्टानों में, इनमें अनेक जोड़ हो सकते हैं। जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो आग्नेय चट्टान है वह एक ही चट्टान में जो है जुड़कर अनेक चट्टानों में से जुड़ सकती हैं, जोड़ उसमें हो सकते हैं, जॉइंट्स उसमें हो सकते हैं। आग्नेय चट्टानों में जैविक अवशेष नहीं होते। फोसिल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे प्रथम जब हमारे यहाँ पर पृथ्वी की भी बात करें या फिर अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, तो जो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है उसमें अवशेष के न होने का जो रीजन होता है उसमें इस प्रकार से है, क्योंकि जो मैग्मा है वह काफी गर्म पदार्थ है तरल अवस्था में, तो वहां पर कोई भी जीवाश्म जीव के अवशेष उसमें नहीं पनप पाते हैं या फिर उसमें नहीं टिक पाते हैं। इसलिए उसमें क्या हो जाता है? जीवाश्म का जो है अभाव पाया जाता है। जैविक जो अवशेष होते हैं, ठीक है, फॉसिल्स जो होते हैं वह उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए फॉसिल्स जो है, या तो स्टार्टिंग में जब आग्नेय चट्टानें बनी थी हमारी पृथ्वी पर, उस समय भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर मैग्मा मौजूद था। आज भी जब पृथ्वी पे जब मैग्मा बाहर निकल के आता है तो वह भी क्या होता है? काफी गर्म पदार्थ होता है, इसलिए उसमें जीव के अवशेष हमें नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट है कि आग्नेय चट्टानों में रंध्र या छिद्र, ठीक है, रंध्र जो छिद्र होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब वह मैग्मा पूरा एक जमता है, ठोस रूप में जमता है, तो उसमें किसी प्रकार के कोई छिद्रों का निर्माण नहीं होता है। जैसे ही परतदार चट्टानों में होता है, जैसे अवसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें क्या होता है? छिद्र और रंध्र पाए जाते हैं, क्योंकि उनका निर्माण क्या होता है? आग्नेय चट्टानों के अवसादों के जमा होने की वजह से होता है। परंतु आग्नेय चट्टानों में क्या होता है? मैग्मा के जमा होने की वजह से उसमें छिद्र जो होते हैं वह नहीं बन पाते हैं। जो ये चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टानें, वो ज्वालामुखी क्षेत्रों में सतह पर ही मिलती हैं। जब ज्वालामुखी क्षेत्रों में जब ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप लावा जो है वह हमारे धरातल पर फैल जाता है जमने के फलस्वरूप, तो उसी क्षेत्रों में हमें आज वर्तमान में आग्नेय चट्टानों का निर्माण देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे इस आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में। अब
क्या होता है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? मैग्मा के ठंडे होने के जमने की वजह से हुआ है। परंतु क्या होता है कि स्थिति व संरचना के स्वरूप के आधार पर, ठीक है, अलग अलग जो है स्थिति के आधार पर इन आग्नेय चट्टानों को भी हमने टू टाइप्स में बांटा है। एक है अंतर्भेदी चट्टान या अंतर्निर्मित चट्टान, और दूसरा है बाह्य निर्मित चट्टान। ठीक है, तो यहां पर हमने आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांट दिया है। एक हो गया अंतर्भेदी चट्टान, दूसरा अंतर्निर्मित चट्टान। ठीक है, और दूसरा जो है बाह्य निर्मित चट्टान होता है। ठीक है, तो यहां पर अब अंतर्भेदी चट्टान क्या है और बाह्य निर्मित चट्टान क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अगर हम अंतर्भेदी चट्टान की बात करें, ठीक है, तो अंतर्भेदी जो चट्टानें हैं उसमें क्या होता है कि जब गहराई के आधार पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उसमें क्या हो जाता है कि मैग्मा के ठंडे होने के फलस्वरूप तो जमता है। जब अंतर्वेदी चट्टानें जो होती हैं, इसमें जो मैग्मा होता है वह पृथ्वी के धरातल वाले अंदर वाले हिस्से में, निचले वाले भाग में ही क्या हो जाता है, जब मैग्मा जम जाता है, या तो दरारों की बात करें या फिर धरातल में छिद्रों की बात करें, तो वहां पर क्या हो जाता है, मैग्मा उसमें घुसकर उसमें ही जो है प्रवेश करके वहां पर जम जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो है अंतर्भेदी चट्टाने का निर्माण होता है। अंतर्भेदी चट्टानों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अंतर्भेदी चट्टानें जो होती हैं उसमें क्या होता है कि जो रवे होते हैं, ठीक है, वह रवे क्या होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं। अब रवे बड़े होने का रीजन क्या होता है अंतर्भेदी चट्टानों में, कि जब पृथ्वी के जो धरातल होता है जिसमें मैग्मा ऊपर आता है, तो धरातल की जो गहराई होती है उसी में यहाँ पर अंतर्भेदी चट्टानों का निर्माण होता है मैग्मा के जमने से। अब मैग्मा क्या होता है, धरातल में जब जमता है तो उसको काफी लंबा टाइम लगता है जमने में। तो इसलिए क्या हो जाता है, जब लंबा टाइम लगता है तो जो इसके रवे होते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं, वह भी क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका जो आकार होता है वह भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाते हैं। जबकि हम बात करें अगर यही इसी जगह बाह्य निर्मित चट्टान की, ठीक है, तो बाह्य निर्मित चट्टान में जो रवे होते हैं, ठीक है, रवे जो होते हैं वह छोटे क्यों हो जाते हैं, तो उसका रीजन भी यही है कि जो बाह्य निर्मित चट्टान होती है वह कहां पर बनती है, तो धरातल के ऊपरी भाग पर, ठीक है, ये सरफेस होता है। जब मैग्मा लावा ऊपर की ओर आता है तो यहाँ पर जब ये चट्टान का निर्माण होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी के वातावरण की वजह से बाह्य निर्मित जो चट्टान होती है उसमें क्या हो जाता है कि वह जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी जम जाती है और चट्टान आसानी से बन जाती है। इसलिए उसमें जो रवे होते हैं क्रिस्टल, वह क्या हो जाता है, उनका आकार भी यहाँ पर छोटा हो जाता है। अगर हम बात करें अंतर्भेदी चट्टान की, तो अंतर्भेदी चट्टान को भी हमने टू टाइप्स में यहाँ पर बांटा है। दो प्रकार कौन कौन से हैं अंतर्भेदी चट्टान के, तो एक है पाताली अंतर्भेदी चट्टान और दूसरा हो जाता है प्रकार मध्यवर्ती अंतर्भेदी चट्टान। अब यहां पर हमने क्या किया कि अंतर्भेदी चट्टान का निर्माण जो है वह कहां पर होता है, पृथ्वी के धरातल की मौजूदगी में अंदर जो निचले वाला स्तर है उसी पर होता है। परंतु इसको भी टू टाइप्स में हमने इसलिए बांटा क्योंकि जो गहराई होती है वह अलग अलग जो यहाँ पर इन चट्टानों की होती है। अगर हम सिर्फ पाताली चट्टान की बात करें, पाताली चट्टान के निर्माण की, तो जब हमारे पृथ्वी के धरातल में, ठीक है, पृथ्वी के धरातल में जब मैग्मा ऊपर की ओर आता है तो काफी गहराई में ही, ठीक है, जब पृथ्वी के धरातल से काफी गहराई होती है नीचे वाली स्थिति, तो उसी में क्या हो जाता है, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, मैग्मा दरारों या छिद्रों में जो है घुसकर प्रवेश कर कर क्या हो जाता है, जम जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, पाताली अंतर्भेदी चट्टान का निर्माण हो जाता है। अब पाताली अंतर्भेदी चट्टान का नामकरण जो है वह यूनान के देवता है एक प्लूटो, ठीक है, यूनान के ये देवता है, पाताली देवता ने कहा जाता है, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका चट्टान का नामकरण किया है। ठीक है, तो जो प्लूटो देवता है इनके नाम पर इसका नामकरण क्या कर दिया गया, पाताली अंतर्भेदी चट्टान। और इस अंतर्भेदी चट्टान, यह इसका निर्माण कहाँ होता है, तो काफी गहराई में होता है पृथ्वी के धरातल में, जहां पर मैग्मा बहुत ही गहराई पर ही क्या हो जाता है, जमकर ठंडा हो जाता है और वहां पर इस प्रकार की चट्टान का निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो पाताली अंतर्भेदी चट्टान का उदाहरण है वह कौन सा है, तो ग्रेनाइट है। ठीक है, यह एक आग्नेय चट्टान है और पाताली अंतर्भेदी चट्टान है। इसका निर्माण जो होता है ग्रेनाइट का, वह काफी हमारे धरातल की काफी गहराई में मौजूदगी में होता है। और किससे होता है, तो मैग्मा के जमने की वजह से इसका निर्माण होता है। इसकी बात करें हम, नेक्स्ट जो है मध्यवर्ती अंतर्भेदी चट्टान। मध्यवर्ती अंतर्भेदी चट्टान का जो निर्माण है वह मैग्मा के
थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, जो धरातल वाला हिस्सा होता है धरातल के तो नीचे होता है, परंतु काफी ऊंचाई वाले स्तर पर हम कहें कि जहां से ये लावा निकलता है इसके काफी ऊंचाई वाले इलाके में, परंतु धरातल के जो निचले वाले इलाके में जहां पर लगभग सरफेस आ जाती है, तो वहां पर इन मध्यवर्ती अंतर्भेदी चट्टानों का निर्माण होता है मेग्मा के ठंडे होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जब मेग्मा आता है और दरारों में छिद्रों में प्रवेश करता है तो वह क्या हो जाता है, जमने की वजह से यहाँ पर यह मध्यवर्ती अंतर्भेदी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। जब कभी हमारे पृथ्वी पर अपरदन की क्रिया होती रहती है तो ये जो मध्यवर्ती चट्टानें होती हैं जो धरातल के लगभग ज्यादा नीचे नहीं होती है, काफी कम गहराई पर होती है, तो ये क्या हो जाती है हमारे सरफेस पर बाहर दिखने लग जाती है। ठीक है, तो अगर मध्यवर्ती चट्टान के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो डोलेराइट होता है, ठीक है, डोलेराइट या मैग्नेटाइट, तो ये जितनी भी प्रकार की चट्टानें होती हैं, यह किस प्रकार की चट्टानें हैं, एक तो ये आग्नेय चट्टानें हैं, परंतु उसमें भी किस प्रकार की हैं, तो मध्यवर्ती अंतर्वेदी अंतर्वेदी चट्टानें जो कम गहराई पर उनका निर्माण होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मध्यवर्ती जो अंतर्वेदी चट्टानें हैं इसके भी काफी अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है रूप होते हैं। इनकी जो है कुछ आकृतियां यहाँ पर अंतर जो होता है पृथ्वी का धरातल होता है उसके अंदर काफी जो है अलग अलग जो है आकृतियां मध्यवर्ती अंतर्वेदी चट्टानों का निर्माण होता है। इसके विभिन्न रूप इस प्रकार होते हैं जैसे कि लेकोलिथ होता है, बैथोलिथ होता है, फेकोलिथ होता है, डाइक का निर्माण होता है, फिर सिल का निर्माण होता है और लेपोलिथ। ये अलग अलग जो है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के रूप होते हैं जिनका निर्माण हमारे पृथ्वी के धरातल के कम गहराई पर हमें देखने को मिलते हैं। अब ये सभी विभिन्न रूप क्या क्या है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें लेकोलिथ की। जो लेकोलिथ एक मध्यवर्ती अंतर्भेदी जो चट्टान है, ठीक है, उसका निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है कि जब इन चट्टानों की जो आकृति होती है वह छत्रक के समान होती है और गुंबदाकार रूप में हो सकती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये है इस चित्र में लेकोलिथ वाला एरिया। ठीक है, जब यहाँ पर इस प्रकार से जब मेग्मा ऊपर की ओर आता है, ठीक है, तो यह क्या करता है सरफेस से, ये वाला सरफेस वाला एरिया इससे कम गहराई पर ये क्या हो जाता है एक छत्रक वाली आकृति ले लेता है, यानी कुकर मुत्ते की समान। ठीक है, जो कुकर मुत्ते यानी कि छाते के समान की जो आकृति होती है वह क्या हो जाती है यहाँ पर इस प्रकार से इसके जमने की वजह से एक आकृति का निर्माण हो जाता है और इसे क्या कहा जाता है, लेकोलिथ कहा जाता है। ऊपरी परत सैकड़ों फुट से हजारों फुट तक मुड़ जाती है इसकी, और इसकी जो आकृति होती है, ठीक है, इसी के आधार पर हम इसको क्या कहते हैं, लेकोलिथ आकृति कहते हैं। और लेकोलिथ आकृति का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वह हो जाता है आपके हेनरी पर्वत। हेनरी पर्वत आपको रूस में मिलेगा जो एक मध्यवर्ती अंतर्भेदी चट्टान है जिसे हम क्या कहते हैं इस प्रकार की छत्रक नुमा आकृति बनाता है और यह कहां पर है, यूएसए में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेकोलिथ हो वह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट आकृति जो है बेथोलिथ की। बेथोलिथ क्या होता है, जब कभी स्टार्टिंग में जब मेग्मा जो है जहां से निकलता है उसके फर्स्ट वाली जो सतह होती है वहीं पर क्या हो जाता है, वह जम जाता है और एक तीव्र ढाल का निर्माण करता है। जो बेथोलिथ वाले चट्टानें होती हैं यह गुंबदाकार एवं खड़े ढाल वाली होती है। इनका आधार तल क्या होता है, बहुत अधिक गहराई में होता है। जो धरातल होता है उसके सरफेस से काफी गहराई पर आपको इस प्रकार की जो है मध्यवर्ती अंतर्भेदी चट्टानें मिलती हैं जिसे हम कहते हैं आकृति के आधार पर बैथोलिथ। ठीक है, तो बैथोलिथ जो होती है वह इस प्रकार से जब मेग्मा ऊपर की ओर निकलता है तो इसका जो सरफेस होता है, ठीक है, ये जो पूरा सरफेस है इसी पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये एक चट्टान का निर्माण कर लेता है जिसे हम कहते हैं बैथोलिथ चट्टान। ठीक है, तो बैथोलिथ चट्टान क्या होती है, एक तो गहराई पर पाई जाती है और एक खड़े ढाल वाली होती है। ठीक है, इसका जो ढाल होता है वह काफी खड़ा वाला होता है। ये जो चट्टानें होती हैं बैथोलिथ वाली ज्वालामुखी उद्गार वाले पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती हैं। ठीक है, जहां पर भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है पर्वतीय इलाकों में वहां पर इस प्रकार की चट्टानें आपको मिल जाएगी। जैसे कि जो बैथोलिथ है, ठीक है, बैथोलिथ का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कॉर्नडोर्न। ठीक है, कॉर्नडोर्न जो हेपशायर है, ठीक है, यहाँ पर शेपशायर पर्वत जो है ये इंग्लैंड में आपको मिलेगा। तो जो कॉर्नडोर्न शेपशायर पर्वत है इंग्लैंड वाला, यह इस प्रकार की आकृति आपको वहां पर बैथोलिथ प्रकार की आकृति वहां पर आपको मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट आकृति की तो फेकोलिथ। फेकोलिथ क्या होता है,
तो फेकोलित आकृति का जो निर्माण होता है वह मेग्मा के तरंगों के रूप में जमने के फलस्वरूप होता है। जैसे कि जो मोड़दार पर्वत होते हैं उसमें उसकी अपनति और अभिनति, अपनति और अभिनति क्या होता है समझिएगा। जब मेग्मा इस प्रकार से तरंगों के रूप में जमना शुरू करता है, निक्षेप करना शुरू करता है, तो मेग्मा में इस प्रकार से जमने के फलस्वरूप जो ये उठा हुआ भाग होता है इसको बोला जाता है अपनति, और जो ये दबा वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो धसा हुआ हिस्सा होता है इसको बोला जाता है अभिनति। तो जब मेग्मा इस प्रकार से तरंगों के रूप में जो है क्या होने लग जाता है, जमने लग जाता है, तो जो मोड़दार पर्वत होते हैं, ठीक है, जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, उसकी अपनति यानी कि उठे हुए भाग में और अपनति में जमने वाला जो लावा होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर लावा जम गया और अगर यहाँ पर लावा जम गया तो ये जो लावा जमेगा इस वाले एरिया की जो आकृति होगी उसको हम क्या कहते हैं, फेकोलित कहेंगे। फेकोलित प्रकार की वह चट्टान हम उसे कह देते हैं। अब यहाँ पर अब आगे हम देखेंगे लेपोलिथ प्रकार की जो आकृति है वह किस प्रकार की होती है। तो लेपोलिथ की अगर हम बात करें तो लावा के जब मेग्मा होता है तो वह छिछले रूप में ही तस्तरी के आकार का जमाव जो है यहाँ पर कर लेता है। जब लावा मेग्मा जब इस प्रकार से ऊपर की ओर आता है तो यह क्या कर लेता है, यहाँ पर एक इस प्रकार की तस्तरी का जो है निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार की जो तस्तरी होती है, तस्तरी के आकार का जब निर्माण यहाँ पर ये कर लेती है और एक चट्टान का रूप जो है यहाँ पर ले लेती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेपोलिथ चट्टान कहेंगे। ठीक है, और ट्रांसवॉल जो है, ठीक है, ट्रांसवॉल कहाँ पर है तो साउथ अफ्रीका, वहां पर 400 किलोमीटर लंबा लेपोलिथ का जमाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो लेपोलिथ है वह क्या है, एक तस्तरी नुमा आकृति है जो यहाँ पर हमें कहाँ मिल जाएगी, आपको एग्जाम्पल के रूप में ट्रांसवॉल दक्षिण अफ्रीका में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिल की। सिल किस प्रकार की आकृति का जो है निर्माण हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि जब भूपटल पर यानी कि क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो इसके भीतर जब मेग्मा प्रवाहित होता है तो उसमें कुछ भाग क्या हो जाती है, परतदार एवं रूपांतरित चट्टानों के बीच स्थित दरारों आदि में भर जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे जब मेग्मा इस प्रकार से ऊपर की ओर आता है तो यह क्या कर लेता है, जब यहाँ पर जो दरारें हैं, ठीक है, ये वाली जो दरार है इसमें यहाँ पर यह मेग्मा प्रवेश कर गया। फिर आगे जब ये बढ़ा तो इस प्रकार से वापस यहाँ पर इसको दरार मिली तो यहाँ पर भी ये प्रवेश हो गया और दोनों जगह ठंडे होने के फलस्वरूप यहाँ पर क्या कर लिया, इसने चट्टानों का निर्माण कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि हम इसे सिल इसलिए कहते हैं कि जो इस प्रकार की चट्टानें बनाती हैं, परंतु ये चट्टानें जो है किस प्रकार की होगी, समानांतर इनका निर्माण होना चाहिए। समानांतर यानी एक दूसरे के यह बिल्कुल समान अवस्था में हमें धरातल के अंदर वाले हिस्से में मौजूद होनी चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, सिल कहेंगे। जब सील वाली आकृति को हम लंबवत के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर डाइक आकृति का निर्माण हो जाता है। डाइक आकृति का निर्माण किस प्रकार से होता है, जब सील के समान लंबी एवं पतली परतों को डाइक कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे तब जब कभी भी जैसे मेग्मा है यहाँ पर ये एक लंबवत रूप में, ठीक है, जो खड़े वाले हिस्से में अगर यह जम जाती है ऊर्ध्वाधर वाले एरिया में तो यह जो आकृति निर्माण हो जाती है वह किस प्रकार की हो जाती है, डाइक आकृति का निर्माण हो जाता है। तो अगर क्षैतिज अवस्था में अगर चट्टानों का निर्माण करती हैं तो उसको हम कहेंगे सिल, और अगर ऊर्ध्वाधर वाली स्थिति में अगर चट्टानों का निर्माण यह करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइक जो है उस चट्टान को हम कहेंगे। जो डाइक होती हैं एक दीवार की तरह हो जाती है, खड़ी ढाल की तरह हो जाती है। इसकी जो मोटाई होती है कुछ सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर तक ही होती है तथा लंबाई जो है कुछ मीटर से कई किलोमीटर तक इसकी हो सकती है। तो यहाँ पर ये सभी जो विभिन्न स्वरूप जो मध्यवर्ती अंतर्भेदी चट्टान के निर्मित होते हैं वह अलग अलग प्रकार से इस प्रकार अलग अलग स्थिति में यहाँ पर हमें धरातल में बने हुए मिलते हैं। अब हम आज बात करेंगे बाह्य निर्मित चट्टान की। आखिर बाह्य निर्मित चट्टान है क्या, जब कभी भी मेग्मा, ठीक है, ये धरातल है और जब कभी भी मेग्मा इस प्रकार से ऊपर की ओर आता है तो मेग्मा यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, जब वह सरफेस पर पहुंचता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सरफेस पर एक नई परत का जो है निर्माण कर लेता है। जब वह मेग्मा ठंडा होकर एक नई परत क्रस्ट का निर्माण कर ले या फिर चट्टान का निर्माण कर ले तो हम क्या कहते हैं, उसे बाह्य निर्मित चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी के धरातल पर निर्माण होती है। इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि जो ज्वालामुखी चट्टान है वह कहाँ पर निर्मित होती है, तो पृथ्वी के धरातल पर ही इस प्रकार ज्वालामुखी जो है मेग्मा के ठंडे होने की फलस्वरूप जो है उसका निर्माण होता है।
अब ज्वालामुखी जो चट्टान होती है, बाह्य निर्मित चट्टान जिसे हम कहते हैं, इसका उदाहरण है यहाँ पर बेसाल्ट। ठीक है, जो बेसाल्ट होती है यह किस प्रकार की चट्टान है, तो बाह्य निर्मित चट्टान है, ज्वालामुखी चट्टान है। जो ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं इसी के टूटने के फलस्वरूप, ठीक है, इसी के टूटने के फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण होता है, तो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण होता है। जहां कहीं भी पृथ्वी के भूपट पट्टी पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और बाह्य निर्मित चट्टान होती है, ज्वालामुखी चट्टान का निर्माण होता है, वहां पर अगर वह चट्टान टूट जाती है, बेसाल्ट चट्टान, तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने के फलस्वरूप क्या हो जाता है, ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी चट्टान के टूटने के फलस्वरूप रेगुर मिट्टी का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि बाह्य निर्मित चट्टान भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जब धरातल पर उसका निर्माण जो है, स्थिति है, संरचना है, उसके आधार पर यहाँ पर हम इसको भी 2 टाइप्स में विभाजित करते हैं। बाह्य निर्मित चट्टान जो होती हैं उसको 2 टाइप्स किस प्रकार से हैं, तो एक हो जाता है अम्लीय चट्टान और दूसरा हो जाता है क्षारीय चट्टान। अम्लीय चट्टान हम किसे कहते हैं, जब पृथ्वी के बाहरी वाले हिस्से पर, धरातल वाले हिस्से पर जब बाह्य निर्मित कोई चट्टान निर्मित होती है, तो उसमें अगर सिलिका की मात्रा अगर अधिक होती है, यानी सिलिका की मात्रा प्रधानता होती है, तो वहां पर इस प्रकार की जो अम्लीय चट्टानें हैं, एसिड रॉक्स हैं, उनका निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि जो अम्लीय चट्टानें होती हैं, सिलिका की प्रधानता की होने की वजह से ये क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। हल्की चट्टानें, जैसे कि आप बेसाल्ट जो चट्टान है, इसको आप अम्लीय चट्टान के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद जो इनका रंग होता है, वह रंग क्या होता है, थोड़ा हल्का होता है। ठीक है, अम्लीय चट्टानों की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो क्षारीय चट्टानें होती हैं, उसमें सिलिका की मात्रा तो कम होती है, जबकि जो मैग्नीशियम होता है, फेरा मैग्नीशियम, इसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो मैग्नीशियम की प्रधानता की होने की वजह से यहाँ पर क्या होती हैं, ये जो चट्टानें होती हैं धरातल पर बनने वाली, उसको हम क्षारीय चट्टानें कह देते हैं। अब यहाँ पर लोहे की प्रधानता, ठीक है, लोहे की मौजूदगी में, इस चट्टान में मौजूदगी होने की वजह से इसका जो रंग होता है वह काफी गहरा होता है। ठीक है, और ये जो चट्टानें होती हैं, क्षारीय चट्टानें, वह काफी भारी होती हैं, घनत्व वाली होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अम्लीय चट्टानें और क्षारीय चट्टानें, इनकी दोनों की अलग अलग जो है स्थिति के आधार पर, बनावट के, मिलावट के आधार पर हम इसको 2 टाइप्स में विभाजित कर लेते हैं। और क्षारीय जो चट्टानें होती हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वह जैसे कि जो गेब्रो हो जाता है, या फिर, ठीक है, तो गेब्रो हो गया, या फिर अन्य जो अदर जो चट्टानें होती हैं जो क्षारीय होती हैं, जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से बाह्य निर्मित चट्टानें जो धरातल के बाहर निर्मित होती हैं, वह 2 टाइप्स की हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट अवसादी परतदार चट्टानों की। अभी तक हम सिर्फ आग्नेय चट्टानों और उसके अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार है उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करेंगे अवसादी परत चट्टान की। अवसादी परत चट्टान का जो निर्माण है वह किस प्रकार से होता है, तो मैंने आपको बता दिया, जो आग्नेय चट्टान है उस पर विभिन्न जो क्रियाएं हैं पृथ्वी की, जैसे कि नदियों के द्वारा क्रिया होती हैं, हवा के माध्यम से अपक्षय की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से जो पूरी क्रिया होती है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर आग्नेय चट्टानें जो है क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों के टूटने के फलस्वरूप और उसके अवसाद के जमने के फलस्वरूप। जो अवसादी परत चट्टानें होती हैं वह कौन कौन सी चट्टानें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बलुआ पत्थर हो गया, फिर इसके बाद चूना पत्थर हो गया, या फिर क्ले हो गया। ठीक है, इसके बाद क्ले हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है अन्य जैसे कि शेल होता है। तो ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं जो अवसादी प्रकार की चट्टानें होती हैं। अवसादी जो चट्टानें होती हैं इसमें क्या होता है कि बार बार नदियों के निक्षेपण की वजह से अलग अलग जो है यहाँ पर लेयर्स का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं। अब अवसादी प्रकार की जो चट्टानें हैं इसकी विशेषताओं भी हम देख लेते हैं कि आखिर अवसादी जो चट्टानें उसकी विशेषताएं क्या क्या है। इन चट्टानों का जो निर्माण है वह नदियों आदि द्वारा परतों के रूप में निक्षेपण से हुआ है, इसलिए इनमें परतें पाई जाती हैं, जैसा मैंने आपको बताया। यह इनकी प्रमुख विशेषता है क्योंकि अन्य चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कि परतदार जो चट्टानों का निर्माण है आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के टुकड़ों एवं धूल, वनस्पति, जीव जंतुओं के अवशेष आदि से हुआ है, इसलिए इनमें
जीव जंतुओं के अवशेष तथा मूल चट्टानों के टुकड़े मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वह प्रथम चट्टान होती है, प्रथम उसका मैग्मा के ठंडे होने से निर्माण होता है। लेकिन जब आग्नेय चट्टानों के इस प्रकार की जो क्रिया यानी कि निक्षेपण और अपक्षय और अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप वहां पर क्या हो जाता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ट्रेवल करते हैं, ठीक है, नदियों इत्यादि के माध्यम से, तो वहां पर क्या हो जाते हैं कि पेड़ पौधों के अवशेष, जीवों के अवशेष इत्यादि जो है क्या हो जाते हैं इन चट्टानों में मिल जाते हैं। इसलिए हम परतदार जो चट्टानों का निर्माण होता है, तो परतदार चट्टानों में यहाँ पर हमें जीवों के अवशेष भी इसमें मिलते हैं। अधिकांश जो है परतदार चट्टानों का निर्माण है समुद्र की तली में होता है, यानी कि जो समुद्र का जो तल होता है उसमें इस प्रकार की चट्टानें हमें मिलती हैं। इसलिए इनमें समुद्री लहरों आदि के चिन्ह हमें पाए जाते हैं, मिलते हैं। ये चट्टानें जो होती हैं अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं, इसलिए अपक्षय एवं अपरदन, ठीक है, यह काफी जल्दी हो जाता है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, जब हम आग्नेय चट्टान की बात कर रहे हैं तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, काफी ठोस होती हैं, ठीक है। उस पर क्या होता है, जो आग्नेय चट्टान की अगर हम बात कर रहे थे तो आग्नेय चट्टानों में क्या होता है, रासायनिक क्रियाओं का कम इफेक्ट होता है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसका इफेक्ट आग्नेय चट्टानों पर कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस की वजह से वह चट्टानें टूट नहीं पाती हैं, वियोजित नहीं हो पाती, विखंडन नहीं हो पाता। परंतु इसी आग्नेय चट्टानों पर भौतिक तथा यांत्रिक प्रभाव ज्यादा होते हैं। एक चीज तो आप यहां पर समझ लीजिएगा, रासायनिक का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसमें दो तत्व मिलते हैं, कुछ क्रिया करते हैं और उसके फलस्वरूप, तो जो रासायनिक क्रियाएं होते हैं उसमें क्या होता है, आग्नेय चट्टानों पर उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वह एक ठोस रूप में होती है, मैग्मा से निर्मित होती है। जबकि उस पर भौतिक भौतिक रूप से किस प्रकार से प्रभावित होती हैं आग्नेय चट्टानें, यानी कि जो पृथ्वी पर बहुत सारे जो कारक हैं, जैसे कि ताप, दाब, हवा इत्यादि जो कारक हैं, उस पर डायरेक्टली जो है आग्नेय चट्टानों पर इफेक्ट होता है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, आग्नेय चट्टानों में दरारें आ जाती हैं, टूट जाती हैं, उसका जो है विखंडन हो जाता है, वियोजन हो जाता है। और इसी प्रकार से जब यांत्रिक जो रूप से भी इस पर इफेक्ट होता है, यांत्रिक रूप का मतलब यह हो जाता है कि जो मानवीय गतिविधियां, जैसे कि अभी हम मशीनों का यूज करके चट्टानों को तोड़ते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि आग्नेय चट्टानों पर भौतिक और यांत्रिक रूप से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वह वियोजित हो जाती हैं। लेकिन जो अवसादी चट्टानें होती हैं वह काफी जो है अपेक्षाकृत कम कठोर होती है, यानी मुलायम होती है। इसलिए इस पर क्या हो जाता है, अपक्षय और अपरदन जो है काफी जल्दी हो जाता है, यानी कि जो क्रियाएं हैं, पृथ्वी के कारक हैं, जैसे कि सागरीय तरंग हो गई, हवा हो गई, नदियां हो गई, ठीक है, और भी वर्षा हो गई इत्यादि जो कारक हैं, उसकी वजह से इनका क्या हो जाता है, जल्दी अपक्षय और अपरदन वह क्रिया आसानी से यहाँ पर हो जाती है। अवसादी जो चट्टानें हैं इसमें रवे यानी क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यह क्या हो जाती है, लेयर्स में मौजूद होती हैं। जैसे कि आग्नेय चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, अधिकांश परतदार जो चट्टानें हैं वह क्या होती हैं, क्षैतिज रूप में पाई जाती हैं। ऐसे क्षैतिज वाली आड़ी अवस्था में हमें अवसादी चट्टानें मिलती हैं। परतदार जो चट्टानों में दरारें, ठीक है, क्रैक्स, जोड़, जॉइंट्स आदि होते हैं, इसलिए इनका विखंडन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप अवसादी चट्टानों की विशेषताओं को भी जान गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, रूपांतरित चट्टानों के बारे में बात करेंगे। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, जब आग्नेय चट्टानें या अवसादी चट्टानों पर ताप एवं दाब का प्रभाव होता है पृथ्वी पर, तो उसकी वजह से वह क्या हो जाती है, अपने रंग, स्वरूप और संरचना में क्या कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है। जब इस प्रकार से कुछ रूपांतरण हो जाता है, उसकी जो काया है वह पलट जाती है, तो उस प्रकार से हम यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर उसका क्या हो जाती है, नई प्रकार की एक चट्टान का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान। तो जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं ये निर्मित होती हैं आग्नेय और अवसादी चट्टानों के कन्वर्जन की वजह से, कन्वर्ट होने की वजह से। जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं इसमें भी यहां पर हम देखेंगे कि जो मूल चट्टानें हैं, ठीक है, रूपांतरित चट्टानें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो मूल चट्टानें होती हैं यानी कि बेसिक्स, जो जिससे रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, तो यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल की। जैसे कि जो चूना पत्थर होता है, ठीक है, वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है।
इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये यहाँ पर याद रखिएगा, जो चूना पत्थर है वह किस प्रकार की चट्टान है, अवसादी चट्टान है। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है, तो एक रूपांतरित चट्टान है, क्योंकि जो चूना पत्थर है वही किस में कन्वर्ट हो गया, संगमरमर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद जैसे कि शेल जो होती है, ठीक है, जो शेल चट्टान होती है वह क्या हो जाती है, स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ये शेल का स्लेट में कन्वर्जन होता है, स्लेट भी क्या है, एक अवसादी चट्टान है, और उसका जो कन्वर्जन स्लेट में हो जाता है, तो यह किस प्रकार की एक रूपांतरित चट्टान हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि रूपांतरित चट्टानें क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि मूल चट्टानों में परिवर्तन 5 प्रकार से होता है। यानी कि जो एक मूल चट्टान होती है जिससे नई चट्टानों का निर्माण होता है, उसमें कन्वर्जन आखिर होता क्यों है, आखिर वो एक चट्टान से दूसरे चट्टान में आखिर क्यों परिवर्तित होती है। सबसे पहला जो है रीजन, तापीय रूपांतरण का रीजन है। तापीय रूपांतरण का मतलब क्या होता है, हमारे पृथ्वी के धरातल में जो मैग्मा है, ठीक है, पृथ्वी के धरातल में जो मैग्मा है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के क्रिया के फलस्वरूप हमारे धरातल पर भी आता है, तो इसी मैग्मा के टच में, संपर्क में आने पर कोई भी चट्टान क्या कर लेती है, अपने आप को चेंज कर लेती है। क्योंकि क्या होता है, जो मैग्मा है वह काफी गर्म पदार्थ है, तरल अवस्था में मौजूद है, और उसके संपर्क में जैसे ही कोई चट्टान आती है तो वह क्या कर लेती है, उसमें परिवर्तन कर लेती है। या तो मैग्मा उस चट्टान को गला देगी, या फिर उसमें कुछ कन्वर्टर या फिर कुछ नई जो है विशेषता उसमें सम्मिलित कर लेती हैं, और वह जो चट्टान है मैग्मा के संपर्क में आने की वजह से गल जाती है और वो नई चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम बात करें सेकंड जो कारण है रूपांतरण का, वह क्या है, जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण किस प्रकार से, जैसे कि जो समुद्र होता है, महासागर होते हैं, इसमें क्या होता है कि जल की विशाल राशि होती है, विशाल मात्रा होती है। तो समुद्र की जो विशाल राशि होती है, मात्रा होती है, उसके जो नीचे वाली स्थिति होती है उसमें काफी जो है चट्टानें मौजूद होती हैं। तो जो जल के विशाल मात्रा में जो नीचे वाली जो चट्टानें हैं निचले स्तर पर समुद्र में, उस पर क्या होता है, काफी इफेक्ट जो है इस जल की विशाल मात्रा का दबाव पड़ता है। जब इस प्रकार से जल का दबाव जो इन चट्टानों पर पड़ता है तो वो चट्टानें क्या हो जाती हैं, या तो क्षैतिज रूप में दबती हैं या फिर ऊर्ध्वाधर रूप में दबती हैं। तो इस प्रकार से जब उस पर दबाव की क्रिया होती है तो वह क्या हो जाती है, फिर एक नई चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है, या तो टूट जाती हैं या फिर वह कोई अलग प्रकार की चट्टान विशेषताओं को लेकर निर्मित हो जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करें कि ताप और जलीय रूपांतरण। तो इसमें ये क्या होता है कि तापमान का भी इफेक्ट पड़ता है, यानी वहां पर मैग्मा भी उससे कार्य करता है, और जलीय स्तर यानी कि जल का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। जब दोनों ही कारक जो है इस पर एक साथ किसी चट्टान पर कार्य करते हैं तो वहां पर एक नई प्रकार की चट्टान में कन्वर्ट वह हो जाती है। इस प्रकार से यह रूपांतरण क्या कहलाता है, ताप जलीय रूपांतरण कहलाता है। ये दोनों जो रूपांतरण है, जलीय रूपांतरण, ताप जलीय रूपांतरण, ये हमारी जो है पृथ्वी पर काफी कम मात्रा में ही क्रिया के रूप में देखा जाता है। अगर हम गतिक रूपांतरण की बात करें, गतिक रूपांतरण किस प्रकार से होता है, जब कभी भी जो मैग्मा होता है, ठीक है, ये धरातल मान लीजिए, मैग्मा जिस प्रकार से यहाँ पर ये आता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यह काफी जो है चट्टानों का निर्माण धरातल में कर लेता है। तो जब कभी भी क्या होता है, जब प्लेटों के खिसकने की वजह से, यानी कि हम कहें ये जो प्लेटें होती हैं धरातल पर, यह क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये हलचलें करती हैं, पर्वतीय हलचलें करती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में घर्षण एवं ताप की जो क्रिया है वह क्या होने लग जाती है, इसके आंतरिक भाग में होने लग जाती है। इसी घर्षण और ताप की क्रिया के फलस्वरूप जो है, जो आंतरिक चट्टानें होती हैं यहाँ पर मौजूद, वह क्या हो जाती हैं, इफेक्टिव होने लग जाती हैं, परिवर्तित उसमें उसमें होने लग जाता है। जब इस प्रकार की जो क्रिया है हमारे पृथ्वी के धरातल में, प्लेट विवर्तनी की कहें हम, या फिर प्लेटों के गति करने की वजह से कहें, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो चट्टानों में भी रूपांतरण हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम गतिक रूपांतरण। जैसे कि जो शेल का स्लेट में कन्वर्जन है, शेल चट्टान का स्लेट में कन्वर्जन है, वह किस प्रकार का रूपांतरण, तो वह एक गतिक रूपांतरण है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की स्थैतिक रूपांतरण, तो स्थैतिक रूपांतरण किस प्रकार से यह चट्टानों को प्रभावित करता है, तो जैसे कि जब आप देखेंगे कि जो पृथ्वी के धरातल भाग पर, महाद्वीपीय हिस्से में बोल सकते हैं, तो जो पृथ्वी का धरातल वाला हिस्सा होता है, पृथ्वी का जो धरातल वाला हिस्सा होता है, उसमें क्या होता है कि उसके नीचे काफी जो है विभिन्न जो है चट्टानें मौजूद होती हैं। तो जब ऊपरी वाली चट्टान जो भारी होती हैं, वह चट्टान क्या करती है, अपने नीचे वाली जो है चट्टान पर इफेक्ट डालती है। जब उसका दबाव नीचे वाली चट्टान पर पड़ता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो नीचे वाली चट्टान है वह अपने आप को
चेंज कर लेती हैं, कन्वर्ट कर लेती हैं, रूपांतरण उसका होने लग जाता है। तो इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है वह किस वजह से होता है, तो स्थैतिक कारणों से होता है। एक ही जगह जो है ऊपर वाली चट्टान का नीचे वाली चट्टान पर दबाव डालने की वजह से रूपांतरण होता है। तो ये थे कुछ रूपांतरण करने वाली जो है क्रियाविधि। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रूपांतरण के आखिर रीजन क्या है, आखिर किन किन कारणों की वजह से यहाँ पर मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी पर इन चट्टानों में रूपांतरण होता है। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट जो है ताप, ठीक है, दूसरा है दबाव और तीसरा है घोल वाली क्रिया। अब तापमान का रीजन जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारे पृथ्वी के धरातल में मौजूद मैग्मा है, तो मैग्मा क्या करता है, जब वह काफी गर्म होता है तो उसके संपर्क में जो कोई भी चट्टान अगर आती है तो वह क्या हो जाती है, पिघल जाती है, गल जाती है और एक चट्टान से दूसरी चट्टान में वह कन्वर्ट हो जाती है। तो तापमान का इफेक्ट इस प्रकार से हमारी चट्टानों को प्रभावित करता है और वह कन्वर्ट कर देता है। दूसरा जो है दबाव, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर क्या होता है कि दबाव जो है लगता रहता है। जब कभी भी पृथ्वी के धरातल वाले हिस्से से उसके आंतरिक भाग की बात करें या फिर अगर धरातल वाले हिस्से पे भी अगर अपन चट्टानों की बात करें तो पृथ्वी का जो वायुमंडल वाला हिस्सा है वह क्या करता है, दबाव डालता है। तो इस प्रकार से जब दबाव की क्रिया ऊपरी वाले इलाके में या फिर आंतरिक वाले इलाके में जब कभी भी दबाव की क्रिया निरंतर हमारे पृथ्वी पर चलती रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं वह क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि घोल की क्रिया, ठीक है, घोल की क्रिया से किस प्रकार से हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर रूपांतरण होता है। तो आप समझिएगा कि जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं पृथ्वी पर, ठीक है, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ये चट्टानें केमिकल रूप से प्रभावित होती हैं और वह अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जल होता है H2O, इसमें अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो जब कभी भी जल में अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती हैं, घुल जाती हैं, तो एक यहाँ पर रासायनिक क्रिया हो जाती है। इसी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो जल निर्मित होता है वह जल क्या हो जाता है, काफी तेज हो जाता है या फिर हम कहें कि वह काफी घुलनशील हो जाता है। तो जब कभी भी इस प्रकार से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो कोई भी क्रिया होती है तो उसमें अगर उस क्रिया के फलस्वरूप जो है कोई भी चट्टान उस घोल के संपर्क में आती है, सॉल्यूशंस के संपर्क में आती है, तो वह चट्टान क्या हो जाती है, घुल जाती है और घुलने के परिणाम स्वरूप वह क्या हो जाती है, एक नई चट्टान के रूप में जमने के फलस्वरूप हमारे सामने आ जाती है। तो इस घोल की क्रिया के परिणाम स्वरूप भी हमारे सामने जो नई नई प्रकार की चट्टानें निर्मित होती है। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको काफी कुछ जो है जानने को मिला होगा चट्टान वाले टॉपिक में, और जो चट्टान किस प्रकार से निर्मित होती हैं, आखिर क्या क्या रीजन है, वह सभी यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी क्लास जो है समझ में आई हो अच्छे से और अच्छी पसंद आई हो तो आप जो है प्रतिक्रिया जो है देना ना भूलें। और अगर आप जो है ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी साइट pscadda.com को भी विजिट कर सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी से अलविदा कहता हूं और धन्यवाद।